Hello everyone, this is CH Rachel and I welcome you all to my channel The Commerce Bench. आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन लगता है इसमें, लेकिन अगर इसको प्रॉपरली विद लॉजिक्स सारी इसकी जर्नल एंट्रीज एंड कॉन्सेप्ट सब कुछ अच्छे से समझा जाए तो फिर इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है एंड मैं आपको बिल्कुल वैसे ही सिखाने वाली हूँ आज। ओके, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो अब इस वाले टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एंड प्रीपेड एक्सपेंस मैं आपको एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट याद दिलाना चाहती हूँ क्योंकि ये हमारे आगे काम आने वाला है। ओके, इसी के चलते ही हमको ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एंड प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट खोलना पड़ता है, इसी कॉन्सेप्ट के चलते। इस कॉन्सेप्ट का नाम है अक्रूवल कॉन्सेप्ट। ये आपने अपने इनिशियल क्लासेस में पढ़ा होगा, मैंने भी इस पर लेक्चर बनाया हुआ है, या फिर अपने टीचर से आपने कहीं भी पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा हुआ है तब भी मैं आपको बता रही हूँ अभी। ठीक है, ये क्या बोलता है, हमारे अकाउंटिंग में ना एक बेसिक सा प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है। वो क्या कि अगर कोई भी ट्रांजैक्शन में आपने एंटर कर लिया है इस साल तो आपको उसे अपने बुक्स में रिकॉर्ड करना ही करना है, उसमें कोई कंडीशंस नहीं लगी हुई है। ठीक है, मतलब क्या कि यहाँ पर पढ़िए, ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर एंटर्ड इनटू, यानी कि चाहे आपने, अगर वो एक एक्सपेंस है तो चाहे आपने उसका पेमेंट कर दिया है या नहीं किया है, इफ़ यू हैव इनकर्ड इट, अगर वो आपका एक्सपेंस हो चुका है तो आपको इन एनी केस उसको अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करना ही पड़ेगा। और अगर हम इनकम्स की बात करें तो भले आपको वो पैसे मिले हो या नहीं मिले हो, अगर आपने वो इनकम कमा ली है, अर्न कर ली है, उसके बदले में कोई सर्विस प्रोवाइड कर दी है, तो फिर आपको वो अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करना ही करना है। बस इतना ही अक्रूवल कॉन्सेप्ट बोलता है, यानी कि कैश आया या नहीं आया उससे हमको यहाँ पर फर्क नहीं पड़ता, हमने उसे इनकर या अर्न करा या नहीं करा, बस उससे फर्क पड़ता है। समझ में आई बात? देखिए यहाँ पर यही चीज लिखी हुई है, ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर एंटर्ड इनटू वेदर द अमाउंट इज एक्सचेंज और नॉट, इस बात से हमको फर्क नहीं पड़ता। ठीक, यहाँ तक समझ में आया? अब इसी के चलते हमें ये वाले दोनों अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एंड प्रीपेड एक्सपेंस। और भी कई सारी हैं चीजें जो हमको इसके चलते करनी पड़ती है, बट फिलहाल आज तो हम इन्हीं दोनों के बारे में बात करेंगे। ओके, इन दोनों को ना एक एडजस्टमेंट एंट्री बोला जाता है। एडजस्टमेंट एंट्रीज क्या होती हैं? देखिए, एक तो तरीके वो एंट्रीज होती हैं जो आपके बिजनेस में रोज रोज हो रही हैं। ठीक है, कोई ट्रांजैक्शन होता है, आपने कुछ खरीदा, कुछ बेचा, है ना, बहुत सारी इनकम्स आपकी हो रही हैं, एक्सपेंसेस होते जा रहे हैं रोज रोज, तो वो आप रिकॉर्ड करते हुए चल रहे हो। लेकिन कुछ एंट्रीज ऐसी होती हैं जो जब मैं एट द एंड ऑफ द ईयर मान लो आकर खड़ी हुई, तब मुझे पता चला कि अरे यहाँ पर जब मैंने देखा कि मेरा अक्रूवल कॉन्सेप्ट तो यहाँ पर यार मीट ही नहीं हो पा रहा है, उस वक्त मुझे ये वाली एंट्रीज करनी पड़ती है। इसीलिए इनको एडजस्टमेंट एंट्रीज बोलते हैं। क्योंकि एडजस्टमेंट कब किया जाता है? जब कोई चीज सही नहीं बैठ रही, उसी के लिए एडजस्टमेंट किया जाता है। तो अक्रूवल कॉन्सेप्ट को एट द एंड ऑफ द ईयर प्रॉपरली मीट करने के लिए, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रॉपर क्लोजर देने के लिए ही हम लोग एडजस्टमेंट एंट्रीज करते हैं। एंड एडजस्टमेंट एंट्रीज का ही एग्जाम्पल है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट एंड प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट। अगर यहाँ तक बात समझ में आई है तो बहुत अच्छी बात है, और आगे जाकर और भी क्लियर हो जाएगी क्योंकि हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स यूज करेंगे इसमें। ओके, चलिए मैं क्या कह रही हूँ, मैं आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल से बताती हूँ। देखिए, बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। मान लेते हैं कि मेरे पास एक एम्प्लॉई है, ठीक है, वो मेरे ऑफिस में काम करता है। अब मैंने उसकी सैलरी डिसाइड कर रखी है, ₹10,000 पर मंथ की सैलरी है। ओके, एंड पूरे साल वो मेरे ऑफिस में काम करता है। साल में कितने महीने हैं? 12 मंथ्स है, राइट। एंड हमारा जो अकाउंटिंग ईयर होता है वो भी 12 मंथ्स का ही हम लोग मानते हैं। एंड उस 12 मंथ्स में जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं वो मेरी बुक में रिकॉर्ड होंगे। यहाँ तक बात समझ में आती है? तो अब ये सैलरी देना भी तो एक ट्रांजैक्शन है ना, एक एक्सपेंस है मेरे लिए, राइट। अब देखो, इसने अगर पूरे के पूरे 12 मंथ्स तो मेरे यहाँ पर काम किया, इस बात में तो कोई डाउट नहीं है। इसका मतलब मैंने इस पूरे 12 मंथ्स का एक्सपेंस इनकर कर लिया क्योंकि उसने मेरे यहाँ पर काम किया, सर्विस दी, तो 12 मंथ्स का पूरा एक्सपेंस इनकर हो चुका है। अब इसका अर्थ क्या है? अक्रूवल कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है? अब सुनो 10,000 रुपीज पर मंथ के हिसाब से तुमको भैया 1,20,000 रुपए अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करने ही करने पड़ेंगे सैलरी के नाम पे। समझ में आई बात? चाहे तुमने ये पूरे दिए या इससे ज्यादा दे दिया या नहीं दिया, कुछ भी इसमें से 1,20,000 रुपए मुझे चाहिए रिकॉर्ड होके तुम्हारी बुक्स में। ये मेरा अक्रूवल कॉन्सेप्ट बोलता है। अब समस्या तो वहीं आती है कि इसको करना कैसे है। मान लो कि
मतलब वो क्या बोल रहा है कि 12 मंथ्स का पूरा रिकॉर्डिंग मेरे को चाहिए, क्योंकि तुमने पूरे 12 मंथ्स का एक एक्सपेंस इनकर किया है इस साल में। तो भले अब तुमने 11 महीने की ही सैलरी दी हो, यानी 1,10,000 चाहे दे के बैठे हो तुम, या तुमने 1,30,000 दे दिया है, एडवांस में भी कुछ सैलरी पे कर दी है 13 महीने की, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मुझे इतना अमाउंट चाहिए। ये मेरा अक्रूवल कॉन्सेप्ट बोलता है कि बुक्स में इतना अमाउंट दिखाओ अपनी। उसी पर हम लोग ये सारी के सारे एडजस्टमेंट्स करते हैं, इसीलिए हमको साल के अंत में खड़े होकर एडजस्टमेंट करना पड़ता है कि अगर इतना या इतना हो गया है या कम या ज़्यादा जो भी है, 1,20,000 नहीं हुआ है तो उसको 1,20,000 बनाना है, उसी का एडजस्टमेंट है ये सब कुछ। समझ में आई बात? चलो अब हम लोग थोड़ा सा और आगे चलते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं हम लोग वो समझने की कोशिश करते हैं। ओके, एक बार पढ़िए यहाँ पर, एक्सपेंसेस दैट आर ऑफ द करेंट ईयर लेकिन उनको मैंने पे नहीं किया है। अकाउंटिंग पीरियड हमारा 12 महीने का है, उसमें इनकर तो कर लिया मैंने वो एक्सपेंस, यानी जो सैलरी थी ना वो एक तरीके से मान लो मैंने इनकर तो कर ली, क्योंकि उस एम्प्लॉय ने सर्विस तो दी मेरे यहाँ पर, लेकिन मैंने अगर उसमें से कुछ पैसा पेमेंट नहीं किया तो जितना पैसा पेमेंट नहीं हुआ है उसी को मैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बोलती हूँ। इतनी सी बात है। अब ये दोनों पॉइंट्स हम थोड़ी देर में समझते हैं, ठीक। पहले तो फिलहाल मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल से समझाना चाहती हूँ कि मैंने बोला क्या, अभी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होते क्या है वो समझाती हूँ। देखो वही वाला अपना यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं जो अभी लिया था कि सैलरी मान लो मेरे एम्प्लॉय की मैं पे करती हूँ 10,000 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से। ओके, यहाँ तक समझ में आई बात। फिर हमने क्या मान रहे हैं हम कि ये फाइनेंशियल ईयर कौन सा है, 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 वाला फाइनेंशियल ईयर चल रहा है। ओके, और मैं इसको सैलरी का पेमेंट करती हूँ, हर मंथ के एंड पे सैलरी पेमेंट करती हूँ। तो ये पूरे 12 महीने मेरे पास काम किया, अप्रैल मंथ के एंड में मैंने इसको अप्रैल मंथ की सैलरी दी। 30 अप्रैल को मैं एक सिंपल से एंट्री करूंगी, क्या एंट्री करूंगी, सैलरी इज माई एक्सपेंस, तो मैं सैलरी अकाउंट को कर दूंगी डेबिट, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। और मेरे पास से जा रहा है कैश अकाउंट, ठीक है। एक्सपेंस जब भी होता है उसको डेबिट करते हैं, एंड जब भी असेट कम होता है तो उसको क्रेडिट करते हैं, राइट। और ये है कौन सा अकाउंट, रियल अकाउंट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और ये नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, दोनों मैंने तरह से आपको बताया, ठीक है, रूल लगाकर। अब यहाँ तक तो बात समझ में आई, सब कुछ स्मूथली चल रहा था, मान लो कब तक, फरवरी एंड तक सब कुछ एकदम स्मूथली चला। मैं यही एंट्री हर महीने पास करती हुई चली आ रही होंगी, क्योंकि हर महीने वो मुझे सर्विस देगा और हर महीने मैं उसको सैलरी प्रोवाइड करूंगी। यहाँ तक समझ आई। लेकिन फेब मंथ तक भी सब कुछ ठीक चला। मार्च के महीने में जब उसने अपना काम करके कंप्लीट कर दिया और मंथ एंड कब हुआ, 31 मार्च को, और इसी दिन मेरी बुक्स भी क्लोज होने का दिन आ चुका है ना, आया बुक्स क्लोज होने का दिन। अब क्या हुआ, मैंने इसको बोला कि भैया ये मार्च महीने की सैलरी पे करने के तो पैसे नहीं है मेरे पास अभी, मैं आपको बाद में पेमेंट कर दूंगी। उसने भी बोला ठीक है कोई बात नहीं, बाद में कर देना। लेकिन तब तक अक्रूवल कॉन्सेप्ट आता है और मुझे कोहनी मारता है और क्या बोलता है कि दीदी मेरा भी तो सोचो, क्या कि तुमने अभी कैश तो पेमेंट नहीं किया उसको, लेकिन मैंने क्या बोला था कि मेरे को 1,20,000 रुपए तुम्हारे टोटल चाहिए डेबिट होके सैलरी अकाउंट में, ठीक है। कि अभी तक 11 महीने हुए हैं फरवरी तक, यानी कि टोटल यहाँ तक अगर मैं देखूं तो सैलरी अकाउंट इस तरीके से डेबिट कितना हो चुका होगा, पूरा कितने से डेबिट हो गया होगा, 1,11,000 रुपए से डेबिट हो चुका होगा अब तक। हर बार ये वाली एंट्री करके यहाँ पर मैं अमाउंट लिख देती हूँ 10,000, ठीक है, 10,000 तो 1,11,000 से डेबिट हो चुका होगा अब तक। अब अक्रूवल अकाउंट आता है और बोलता है कि मेरी वाली एंट्री करो या इसको 1,20,000 बनाओ। तो मैंने क्या बोला कि भैया मैंने पेमेंट ही नहीं किया है, मैं कैसे बनाऊँ इसको 1,20,000 रुपए। मैं सैलरी अकाउंट को डेबिट करूं अगर, तो मुझे क्रेडिट में भी तो कोई चाहिए ना। तो क्रेडिट वो अकाउंट कौन सा होगा, वो ही है टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। तब हम खोलते हैं ये अकाउंट ईयर के एंड पे, जब मुझे लगता है कि मेरा अक्रूवल कॉन्सेप्ट मीट नहीं हो पा रहा है, जितना मैंने इनकर किया, इनकर कितना किया था 1,20,000, और दिखा कितना रही हूँ अभी तक 1,10,000 रुपए। तो मुझे यहाँ ईयर एंड पे लगा मेरा अक्रूवल मीट नहीं हो रहा है, इसीलिए मैं क्या करूंगी, यहाँ पर 10,000 रुपए की एंट्री दिखा दूंगी। अगर मैं पेमेंट कर रही होती तो यहाँ पर क्या आ जाता, अगर
पेमेंट कर रही होती तब तो सिंपली टू कैश अकाउंट आ जाता ना, सिंपल हो जाता, कुछ प्रॉब्लम ही नहीं थी। लेकिन मैंने तो यहाँ पर फालतू चीज कर दी, उसको पेमेंट नहीं करा, तो इसीलिए कैश अकाउंट तो नहीं आ सकता। ये अकाउंट हम इसीलिए खोलते हैं, दिस रिप्रेजेंट्स हुम, दैट एम्प्लॉय जिसको अब तक पैसे नहीं मिले हैं। समझ में आई बात? एंड इसको आप जानते होंगे कि किसी भी एक्सपेंस के पहले या इनकम के पहले अगर ऐसे वर्ड्स लग जाए, आउटस्टैंडिंग या फिर एडवांस में पेमेंट हुआ है, या फिर प्रीपेड, एडवांस एंड प्रीपेड आर द सेम थिंग, या फिर अनअक्रूड इनकम, इस टाइप की चीजें लग जाएं तो वो बन जाता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट मतलब वो अकाउंट्स जो किसी समुदाय को, किसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्सन्स को या पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर भी तो वही चीज है ना, ये उस एम्प्लॉय को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसको पैसे नहीं मिले हैं। किसी को भी अगर आप अपनी बुक्स में डेबिट करते हो किसी पार्टी को, तो वो बन जाता है आपका डेटर, एक तरीके से समझ सकते हो, आपकी डेटर बन जाता है, उससे आपको बाद में पैसे मिलेंगे। किसी पार्टी की बात कर रही हूँ। किसी को क्रेडिट करते हो तो क्या बन जाता है, वो क्रेडिटर बन जाता है, यानी कि उसको आपसे बाद में पैसे लेने हैं। यहाँ पर मैंने क्या किया है, एक तरीके से इसको क्रेडिट किया है, एंड दिस इज काइंड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ पर्सन ओनली, दैट एम्प्लॉय। तो एक तरीके से ये मेरा क्रेडिटर बन गया ना, इसको मैं बाद में पैसे पेमेंट करूंगी। समझ में आई बात? यहाँ पर मैंने ये आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट क्यों खोलना पड़ा मुझे, ये बात आपको एकदम क्लियर हो होगी। अब मुझे ये बताओ कि अगर मैंने इसको अपनी बुक्स में क्रेडिट किया है, ये मेरा एक तरीके से क्रेडिटर है, नॉट रियली, मैं इसको क्रेडिटर नहीं बोल सकती, वो वर्ड किसी और ग्रुप ऑफ पर्सन्स के लिए यूज होता है, ठीक है, जिन्होंने बेसिकली जिनसे मैंने उधार ले रखा है। अब इस बंदे से मैंने उधार तो नहीं लिया ना, बट स्टिल आई हैव टू पे हिम ऑफ। मैं आपको बस समझाने के लिए बोला ये, समझ में आई बात? तो ये मेरे से बाद में पैसे लेगा, हेंस दिस काइंड ऑफ बिकम्स माय लायबिलिटी। ये मेरा एक्सपेंस बिल्कुल भी मत मान लेना तुम इसको, ये मेरी लायबिलिटी है जिसको मुझे बाद में पे ऑफ करना पड़ेगा। और जब भी मेरी बुक्स में कोई लायबिलिटी होती है तो मैं उसको क्या करती हूँ, क्रेडिट करा जाता है। मॉडर्न क्लासिफिकेशन के हिसाब से भी क्रेडिट आप करते हो, और वैसे भी क्रेडिट करा जाता है लायबिलिटीज को। समझ में आई बात? आई होप आपको ये बात एकदम क्लियर हुई होगी। अब आप यहाँ पर जरा एक बार पढ़ो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या है, जो करंट ईयर में मैंने इनकर कर लिया, वो सैलरी जो एक महीने का काम मैंने उससे लिया था मार्च में, इनकर तो कर लिया, पेमेंट नहीं किया था, इसीलिए उसको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बोला जाता है। और वो होती है मेरे लिए एक लायबिलिटी, क्योंकि मुझे उसे बाद में तो पेमेंट करना ही पड़ेगा ना, बिकॉज आई हैव इनकर्ड इट, एंड एन इंक्रीज इन लायबिलिटी इज क्रेडिटेड। ये तो बहुत ही नोन फैक्ट है। समझ में आ गई बात? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस तो आपको फिलहाल एकदम क्लियर हुआ होगा। अभी हम क्या करेंगे, इसके लिए कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे ताकि हमको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है आपके क्वेश्चन में, सैलरीज पेड 48,000 रुपीज एंड ड्यू कितनी है 22,000 रुपीज। तो हम लोग इसकी एंट्री करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर सैलरी अकाउंट तो आएगा ही आएगा, सैलरी अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। हमने बोला कि हमने 48,000 तो पेमेंट कर दिए, कैश या बैंक आप यहाँ पर कुछ भी मान सकते हो। यहाँ पर हमने ये वाला अकाउंट क्यों क्रेडिट किया है, बैंक अकाउंट, क्योंकि क्रेडिट द गिवर। ऑल्सो असेट जो होता है, जब हम असेट को कम करते हैं, क्योंकि मेरे पास से पैसे जा रहे हैं, असेट कम हो रहा है, तो इसके लिए उसको क्रेडिट किया है हमने। तो यहाँ पर हम लोग 48,000 रुपीज लिखते हैं। ये तो हमने किया है पेमेंट। ड्यू कितना है 22,000 रुपीज, यानी कि इतना मैं पेमेंट नहीं कर पाई। ऑल्दो ड्यू मतलब क्या, कि पेमेंट करना तो था पर नहीं कर पाए हम, एट द एंड ऑफ द ईयर भी हम उसको पेमेंट नहीं कर पाए। तो क्या होगा, तब ये तो खुलता है आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, क्योंकि मुझे इसे बाद में पेमेंट करना पड़ेगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट खुल जाएगा यहाँ पर 22,000 रुपीज से। समझ में आई बात? अब क्या हुआ, जितना मैंने पेमेंट कर दिया वो भी, प्लस जितना मैं पेमेंट नहीं कर पाई वो भी। अक्रूवल कॉन्सेप्ट को इनसे कोई लेना देना नहीं है, क्या पेमेंट हो गया क्या नहीं हुआ। हमें तो भैया अक्रूवल कॉन्सेप्ट के हिसाब से उतना सैलरी अकाउंट में रिकॉर्ड करना है जितना कि इस साल बनता था। तो कितना बनता था, यही टोटल 48,000 प्लस 22,000 रुपीज, इसका टोटल क्या आएगा 70,000 रुपीज। समझ में आ गई होगी बात कि हमें तो टोटल अक्रूवल कॉन्सेप्ट के हिसाब से यहाँ पे 70,000 रुपीज लिखना था। बस उसके दो बाइफर्केशन है, एक वो जो पेमेंट करके खत्म कर दिया बिल्कुल
अपने अकाउंट्स को क्लोज कर दिया, और एक वो जो अभी पेमेंट करना बाकी है वो बाद में कभी हम लोग पेमेंट कर देंगे उसका। समझ में आ गई बात? यहाँ पर अक्रूवल कॉन्सेप्ट मीट हो गया, सैलरी अकाउंट पूरा 70,000 से डेबिट हो गया। चलो नेक्स्ट करते हैं ट्राई। रेंट इज ₹10,000 पर मंथ, ठीक, 10,000 रुपये पर मंथ की रेंट थी। रेंट फॉर द मंथ्स ऑफ फेब्रुअरी एंड मार्च आर ड्यू एज ऑन 31 मार्च 2023। इसकी मुझे एक एंट्री बताओ कि हर महीने हम लोग क्या एंट्री करते हुए चले आ रहे होंगे, उसमें रेंट अकाउंट डेबिट करते होंगे क्योंकि वो एक एक्सपेंस है, तो और टू बैंक या टू कैश जिससे भी हम लोग पेमेंट करते हैं 10,000 हर महीने पेमेंट करते हुए चले आ रहे होंगे। लास्ट में क्या पता चलता है, फेब्रुअरी में पेमेंट हुआ ही नहीं तो हमने एंट्री नहीं करी, लेकिन 31 मार्च को जब आके हमने देखा तो देखा कि 2 महीने का जो है वो रेंट आउटस्टैंडिंग पड़ा है, वो मैंने पे अभी नहीं किया है, पर अकाउंट्स क्लोज करने की डेट आ चुकी है तो एडजस्ट तो करना पड़ेगा, जो चीज़ सही नहीं थी उसको सही करनी पड़ेगी। इसीलिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पर इन दोनों मंथ्स को आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट में डाल दूंगी। कैसे? अक्रूवल कॉन्सेप्ट ने क्या बोला कि भैया मुझे तो रेंट पूरी जितनी तुम्हारी रेंट देनी बनती थी उतनी पूरी चाहिए, यानी कितनी? 10,000 पर मंथ के हिसाब से अब तक हम लोग 10 महीने का कितना रेंट दे चुके होंगे? 1,00,000 रुपए। वो तो हम डेबिट करते चले ही आ रहे थे, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक एवरी मंथ। अब कितना नहीं कर पाए हैं, सिर्फ 20,000 रुपीज ही तो डेबिट करने बचे थे ना, तो उसको अब कर देंगे। और कौन सा अकाउंट खोल देंगे? आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट खोल देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भैया कैश नहीं दे पा रहे थे, इसीलिए यहाँ पर कैश आ जाता अगर हम लोग पेमेंट कर दिए होते तो, लेकिन नहीं किया, तो इसीलिए आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट खोल दिया। ये बन गए मेरे क्रेडिटर्स। ये ग्रुप जो है, ग्रुप ऑफ पीपल, दिस बिकम्स अ काइंड ऑफ माय लायबिलिटी एंड मुझे इसे बाद में पेमेंट करना पड़ेगा। समझ में आई बात? आई होप अब आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी कि हम लोग ये अकाउंट क्यों खोलते हैं, एडजस्टमेंट करने के लिए साल के एंड में, ताकि जो चीज़ें सही नहीं है उसको सही कर सकें, बस। ओके, अब ना एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर ऐड करना चाहती हूँ। ये जो एग्जाम्पल हमने यहाँ पर ख़त्म किया था ना अपना आउटस्टैंडिंग सैलरी वाला 10,000 वाला, इसको मैं थोड़ा सा एक स्टेप और आगे ले जाकर आपको समझाना चाहती हूँ कि जब हम इसका पेमेंट करेंगे ना तो एडजस्टमेंट कैसे होगा वो समझाना चाहती हूँ एक बार। तो आइए वो हम लोग देखते हैं। देखिए हमने यहाँ पर क्या किया था, 30 अप्रैल, मैं अज्यूम करूँ आप ये बात ऑलरेडी जानते हैं कि ये 30 अप्रैल 2023 था और ये 31 मार्च 2024 है, ठीक है। यहाँ पर हमारा ईयर एंड हो चुका है, हमने अपनी बुक्स क्लोज कर ली थी यहाँ पर। अब क्या करते हैं, मान लो कि 10 अप्रैल आ गया है, 10 अप्रैल 2024, एंड माइंड कि ये कौन सा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो चुका है, ये स्टार्ट हो गया है 1 अप्रैल 2024 से लेके 31 मार्च 25 वाला ईयर स्टार्ट हो चुका है फाइनेंशियल ईयर। ओके, अब मान लो 10 अप्रैल को मेरे पास पैसे आ जाते हैं और मैं डिसाइड करती हूँ मैं ये आउटस्टैंडिंग सैलरी पे करना चाहती हूँ। तो एक चीज़ तो डेफिनेट है कि इसकी एंट्री में क्या होगा, इसकी एंट्री हम लोग करके देखते हैं। सबसे पहली चीज़ हमें जो एक चीज़ कंफर्म है वो क्या है कि टू कैश अकाउंट यहाँ पर आएगा ही आएगा 10,000 रुपीज़ से, क्योंकि मैं यहाँ पर पेमेंट कर रही हूँ, मेरे पास से कैश जा रहा है तो ये तो आएगा ही आएगा। दूसरी चीज़ें क्या है, डेबिट कौन होगा वो हमको सोचना है। ये बात सोचो तुम, क्या यहाँ पर सैलरी अकाउंट आएगा क्या? एक बार को चलो मान लेते हैं कि यहाँ पर सैलरी अकाउंट अगर लिखते हैं, सैलरी अकाउंट को डेबिट कर दें और 10,000 रुपीज़ लिखते हैं, एक चपेट मारेगा अक्रूवल कॉन्सेप्ट। क्या बोलेगा कि ये ईयर चल रहा है, अब 2024-25 ईयर चल रहा है, इस ईयर के अपने 1,20,000 रुपए की सैलरी अकाउंट में डेबिट होगा एक खर्चा। कैसे? क्योंकि इस ईयर में भी ऑब्वियसली 12 मंथ्स हैं, 12 मंथ्स के हिसाब से अगर मैं 10-10 हज़ार मानूँ तो इस साल का भी 1,20,000 रुपए हो गया, किस ईयर का, 24-25 का। अब अगर मैं इस 2023-24 वाले का जो 10,000 आउटस्टैंडिंग था वो लाकर भी इधर ही जोड़ दूं, सैलरी अकाउंट में ही डेबिट कर दूं, तो ये तो यार 1,30,000 हो जाएगा ना, जो कि बिल्कुल अक्रूवल कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट है, क्योंकि वो तो यही बोलता है
कि अगर 10,000 सैलरी बांधी हुई है तो हर साल का कितना बना, 1,20,000। तो यहाँ पर तो ये एक्स्ट्रा हो गया ना, तो ये काम हम बिल्कुल नहीं कर सकते, सैलरी अकाउंट को डेबिट नहीं कर सकते। समझ में आया होगा क्यों? क्योंकि हर साल 1,20,000 ही होना चाहिए 10,000 रुपीज के हिसाब से। 1,20,000 इज जस्ट एन एग्जाम्पल, दिस 10,000 एंड ऑल, ठीक है, समझ रहे हो ना? इतने भी आप बच्चे नहीं हो, तो मैं ये सब एग्जाम्पल ले रही हूँ। ओके, अब यहाँ तक हमारी बात समझ में आई कि सैलरी अकाउंट तो बिल्कुल भी नहीं आ सकता यहाँ पे। तो फिर कौन आएगा? फिर हमारा वही शक्तिमान आ जाएगा यहाँ पर। आई डोंट नो आप लोग ने वही शक्तिमान देखा है कि नहीं, हमने तो देखा था अपने बचपन में। यहाँ पर आ जाएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, मैंने इसको शॉर्ट में लिखा है आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट टू द रेस्क्यू। ये आ जाएगा कैसे, ये क्या कर रहे हैं हम देखो। पिछली बार हमने यहाँ पे पिछले साल एक अपने क्रेडिटर टाइप का अकाउंट खोल दिया था, एक लायबिलिटी बना दी थी कि ये हमसे पैसे लेगा अगले साल या जब भी हम पेमेंट करेंगे, ठीक है। तो इसको हमने क्रेडिट कर दिया था पिछले साल। अब वो टाइम आ चुका है कि इसको पेमेंट किया जाए, तो क्या किया हमने नेक्स्ट टाइम, इसको अब डेबिट कर दिया। तो एक तरीके से ये अकाउंट कैंसिल आउट हो जाता है। पहले क्रेडिट हुआ था, अब डेबिट हो गया, तो कैंसिल आउट हो गया। एंड अल्टीमेट एंट्री क्या बनी देख लो, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश 10,000, जो कि एक्चुअली पिछले साल होनी चाहिए थी बट नहीं हो पाई बिकॉज हमारे पास पैसे नहीं थे उस टाइम पर। तो हमने आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट खोल दिया था, बस अब उसी का यूज करते हुए हमने पेमेंट कर दिया। तो इससे क्या हुआ, मेरा ये जो दोनों साल थे ना 23-24 एंड 24-25, ये बिल्कुल अलग अलग सेपरेट इनका हिसाब हुआ सैलरी अकाउंट का। इस ईयर के सैलरी अकाउंट ने यहाँ पर कोई डिस्टर्बेंस नहीं मचाया, हमने ये वाला काम किया ही नहीं। इसका 10,000 हमने इसी के आउटस्टैंडिंग सैलरी, इस आउटस्टैंडिंग सैलरी वाला जो अकाउंट इस साल खोला था उसी से राइट ऑफ कर दिया। समझ में आया? इसका 1,20,000 इसके तरफ और इसका 1,20,000 इसकी तरफ, बस कोई ने किसी को डिस्टर्ब नहीं किया। एंड अक्रूवल कॉन्सेप्ट मेरा सक्सेसफुली मीट भी हो गया, इम्प्लीमेंट भी हो गया। समझ में आ गई होगी आपको बात? बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चीज थी, मजेदार चीज थी, ठीक है। अकाउंट्स का एसेंस आपको ना इन्हीं सब चीजों में, इन्हीं सब कॉन्सेप्ट्स में समझ में आएगा, और अगर आप रटते हुए चलोगे तो बिल्कुल मजा नहीं आएगा आपको इसमें। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज डू लाइक दिस वीडियो। ऑल्दो मैंने सोचा था कि मैं आपको इसके बाद में प्रीपेड एक्सपेंस भी समझा दूंगी, बट फिर ये वीडियो अननेसेसरली बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं इसके जस्ट बाद प्रीपेड एक्सपेंसेस वाला वीडियो भी अपलोड कर दूंगी, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो प्लीज लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। थैंक यू सो मच।